नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी का क्लास 8 का बुक पढ़ रहे हैं, हम अध्याय 2 का आज तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें चलिए देखते हैं अध्याय 2 का तीसरा पार्ट क्या है। देखिए क्या है, मैप में दिया है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र जो है। पहला मैप में देखते हैं क्या है, ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र, और जो हल्के रेड में है वो क्या है, क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं। ये जो चित्र दिया है पहला भारत का 1797 में है कि आप लोग देख सकते हैं कि कितने एरिया तक अंग्रेज़ों का शासन था। जो पीला वाला है वो अंग्रेज़ों का शासन जगह जगह था, मद्रास था, कलकत्ता, बनारस, ये सब था। फिर आगे देखते हैं 1840 में। 1840 में उनका कितना विस्तार हो गया है, मद्रास ये सब, बम्बई आ गया है, कलकत्ता, बनारस, इधर दिल्ली, ये सब हो गया है 1840 के बाद। अब तीसरा क्या है, 1857। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय देखिए कितना ज़्यादा अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। लाहौर भी, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, पूना, ये सब जगह उनका साम्राज्य इतना 1857 तक लगभग भारत के बहुत से हिस्सों में अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। आगे देखते हैं क्या है इसमें, नए शासन की स्थापना। देखते हैं आगे इसको क्या है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। कौन? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ये जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था वारेन हेस्टिंग। और एक क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछता भी है कि भारत का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, जिन्होंने कंपनी की ताकत को अहम भूमिका अदा की थी इसको फैलाने में। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी जब गवर्नर जनरल बने थे उस समय तक कंपनी बंगाल ही नहीं बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके के मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपरी गवर्नर जनरल होता था, यानी सबसे ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे उनके। 1772 से एक नई 1772 से क्या है, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। किसके अनुसार? 1772 में जो एक नई व्यवस्था की गई थी। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, 2 अदालतें होंगी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। दीवानी अदालतों के, जिसमें ज़मीन जायदाद, ये सब के जो दीवानी अदालतें होती थी, ज़मीन जायदाद के मैटर ये सब देखते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए कानून की व्याख्या करते थे कि मुस्लिमों के लिए अलग कानून थे और हिंदू पंडित जो है, पंडित के लिए, यहाँ के हिंदुओं के लिए अलग कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ क्या दिया है, काजी कौन होता था? तो काजी एक न्यायाधीश था और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था। काजी इस व्याख्या के आधार पर ही फैसले सुनाता था। और महाभियोग क्या है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ, हाउस ऑफ कॉमन्स आज के समय में भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसे लोकसभा बोलेंगे। हाउस ऑफ कॉमन, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स या संसद का ऊपरी सदन, इसको हम राज्यसभा के संदर्भ में समझ सकते थे कि हाउस ऑफ लॉर्ड को राज्यसभा में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इससे महाभियोग कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है, इसका एक चित्र दिया गया है। चित्र में क्या है, वारेन हेस्टिंग पर
मुकदमा आरजी पालार्ड द्वारा चित्रित है 1789 में जो है ये है बना। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो कौन, एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप चढ़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा चला गया जो 7 सालों तक चला। यानी महाभियोग जो प्रक्रिया थी मुकदमा 7 सालों तक चली। आप देख सकते हैं चित्र, ये जो है वहाँ के है, वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा जब चल रहा था। आगे देखते हैं क्या है। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग के महाभियोग के कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया। महाभियोग इन्होंने ही लाया था इन पर, बर्के ने, एडमंड बर्के ने। इसमें क्या कहा था उन्होंने, मैं उनके हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये किसका था वचन प्रकार, ये किसका था, किन्होंने बोला था, तो ये एडमंड बर्क ने बोला था। कब, जब महाभियोग चलाया जा रहा था उस टाइम उनका ये भाषण था। आगे क्या है, एक बड़ी समस्या यह भी थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। यानी पंडित का जो भी था उनका भी धर्म के शास्त्र के अनुसार अलग अलग पंडित जो है अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करने, एक रूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। यानी अलग अलग पंडित जो है धर्मशास्त्र से अलग अलग व्याख्या कर देते थे, तो इससे दिक्कत होने लगती थी कानूनों में। इसलिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हॉलेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों का भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। यानी 1778 में मुस्लिमों के लिए भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी पूछता है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, कौन सी, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था और आज भी आप देख रहे हैं कि जिले में जो है भारत के सबसे बड़ा ओहदा कलेक्टर का ही होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। उस टाइम यही था मुख्य काम कलेक्टर का, कि लगान इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। ये नया जो है संरक्षण सत्ता का जो कलेक्ट्रेट पद बन के आया था। आगे देखते क्या है, कंपनी की फौज क्या है, कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में होती थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी घोड़े पर चलने वाला जो प्रशिक्षित सैनिक था, घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। यानी ग्रामीण जो इलाके थे उसमें सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर
पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। जो गांव के जमींदार थे वो मुग़ल को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही भी मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, जो सिपाही शब्द है उसे क्या कहते थे, आर्मी कहते थे। आगे क्या है, 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह भी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट किसको बोलते हैं, तोड़ेदार जो बंदूक है, और मैचलाक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। आगे देखते हैं क्या है, ये चित्र क्या है, चित्र को बाद में देखेंगे, आगे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। यानी कि जो पहले भर्ती होते थे उसमें भी कोई बड़े जाति कोई छोटे जाति की जो भर्ती हो जाती थी, तो अंग्रेज़ सेना को खड़ा करने के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाते थे और जाति समुदाय की भावनाओं को भूल जाते थे, क्योंकि उस समय आप जान ही रहे हैं कि जाति व्यवस्था कितनी थी, कैसे ऊंच नीच की भावना बहुत ज़्यादा थी। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात को एहसास में बदलाव आ रहे थे। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। आप ये अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 में 1857 के विद्रोह के बारे में ही विस्तृत चर्चा है। आगे देखते हैं निष्कर्ष में क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। यानी 19वीं सदी में जो है भाप तकनीक आ गई थी। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह लग जाता था। यानी पहले जो है जब तक ये नहीं आई थी तब तक 6 से 8 माह का समय यात्रा में लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में ही समेटी है। यानी 3 सप्ताह में ही इतना समय कम हो गया। 3 सप्ताह में ही इंग्लैंड से जो है भारत पहुंचा जा सकता था। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। यानी अब वहाँ से अंग्रेज़ जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% यानी 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा स्थापित सत्ता हो चुकी थी। यानी 1857 के समय में जो भारत का क्षेत्र था इस पे 63% पर अंग्रेज़ों का, जितने ज़मीन थे उसके 63% पर अंग्रेज़ों का और 78% जो आबादी थी उस पर कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी उसमें भी कुछ इंटरफेयर उनका भी था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलाकर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को ही अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आगे देखते हैं क्या है, ये चित्र क्या है देख लेते हैं। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र
1780 में मराठों और मैसूर के साथ युद्ध के बाद कंपनी को अपने घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। जब मैसूर और मराठों के साथ युद्ध के बाद इन लोगों को लगा था कि टुकड़ियों को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इतना ही था। कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अगला अध्याय भी इसके बाद पढ़ेंगे, अध्याय 3। ये अध्याय 2 जो है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।